गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ा था। विद्युतीय गुण से संबंधित एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव 2018 में आया था। वो क्या था? क्वेश्चन था कि वो कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिए हुए थे। देखिए, वैसे क्वेश्चंस को बनाने का सबसे बेस्ट वे, पहला चीज ये जानिए आप कि किसी भी एलिमेंट के अंदर विद्युतीय गुण तो इलेक्ट्रॉन के कारण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण कोई भी एलिमेंट है, मेटल्स हो या फिर मेटल वायर्स हो या फिर नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट हो, सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी पाई जाती है। मैं नोट एक बता देता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसे। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, सो डेफिनेशन को मैं बोर्ड पर लिखना अनिवार्य नहीं समझता हूँ। डेफिनेशन को बड़ी आराम से मैं बता देता हूँ, आप उसे ध्यान से नोट कर लेंगे। बार बार वीडियो के प्रेस करके रिमाइंड करके इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ नोट में क्या, ये है टाइटेनियम ऑक्साइड, फिर है CrO2, ReO3। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यस, याद रखिएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, CrO2 और ReO3, ये ऐसे ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने का मतलब हुआ कि आपको पता होगा कि धातुओं में विद्युतीय गुण मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पाए जाते हैं। सिमिलरली इन मेटालिक ऑक्साइड्स में भी कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाती है। यहाँ तक कि यह ReO3 जो एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका विद्युतीय गुण कॉपर की तरह होता है, साथ ही साथ ये कॉपर की तरह दिखाई भी देता है। यानी इस ऑक्साइड का सिर्फ विद्युतीय गुण ही इस मेटल के समान नहीं है, इसकी विजिबिलिटी भी इस मेटल यानी कॉपर के समान है। और ये CrO2 ही था 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया था। और लास्ट डे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था विद्युतीय गुण में अर्धचालकों के बारे में, अतिचालक के बारे में, अतिचालकता के बारे में, साथ ही साथ किसी पदार्थ की चालकता जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर के साथ प्रभावित होती है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धि के कारण प्रभावित होती है। उसमें हम लोगों ने N टाइप P टाइप अर्धचालक के बारे में भी जान लिया था। ध्यान दीजिएगा आगे। लास्ट डे मैंने बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सामान्य अर्धचालक है जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। जब इनमें हम सब वर्ग 13 या फिर वर्ग 15 के तत्वों को एज इलेक्ट्रॉनिक इम्प्यूरिटीज अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो हमें क्रमशः P टाइप और N टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है।
केयर करना है हम लोगों को कि ये पी टाइप और एन टाइप जो अर्धचालक है, जब इन्हें हम परतों के रूप में अतिसंधान करते हैं तो ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। जैसे दो एन टाइप अर्धचालक के मध्य एक पी टाइप अर्धचालक को और दो पी टाइप अर्धचालक के मध्य एक एन टाइप अर्धचालक को हम लोग अतिसंधान करते हैं तो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, या जब ट्रांजिस्टर की बात हुई तो यहाँ मुझे एक बात याद आ रहा है कि यह ट्रांजिस्टर के निर्माण में, इसके उपयोगिता में, इसके निर्माण में एक महान क्रांति तब आई जब वर्ग 12-16 एवं वर्ग 13-15 के यौगिकों का निर्माण हुआ। थोड़ा सा ये चीज बताने से पहले मैं बता दूं कि इनका जो संयोजकता 4 है और इन दो वर्गों का भी औसत संयोजकता 4 ही होता है। इनका एवरेज वैलेंसी जो है 4 है। जैसे देखा जाए तो 13 का संयोजकता कितना हो 3 और 15 का होगा 5। दोनों को ऐड करेंगे, 2 वर्ग है, 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका एवरेज वैलेंसी 4 है। सिमिलरली इसका 2, इसका 6, इसका भी एवरेज निकालेंगे तो 4 आएगा। इन वर्गों का औसत संयोजकता 4 है और इनसे जो यौगिक बना वो ट्रांजिस्टर के निर्माण में, उसके उपयोगिता में एक महान क्रांति उत्पन्न की और बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में ट्रांजिस्टर संबंधित उपकरणों का निर्माण हुआ। तो हमारे लिए जरूरी है कि थोड़ा सा मुझे मिल जाए कि वर्ग 12-16 यौगिकों का औसत संयोजकता कितना होता है, तो आप आराम से बोल दीजिएगा 4। और एक और संभावना यह बनती है कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से कि जी निम्न में से कौन एक वर्ग 12-16 यौगिक है, या फिर क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन एक वर्ग 13-15 यौगिक है। आइए हम उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा समझना। प्रयास है कि अब रेगुलर वीडियो बने। थोड़ा सा मौसम खराब कर दे रहा है, वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम के लिए जा रहा है। देखिए, आइए पहले हम वर्ग 12-16 की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि वर्ग 12 में आएंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी, और वर्ग 16 के अंतर्गत आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यदि हम लोग वर्ग 12-16 यौगिकों की चर्चा करते हैं कि जी इन दो वर्गों से यौगिक बनाए जाए, जिन्हें हम सब बोलते हैं वर्ग 12-16 यौगिक, तो स्वाभाविक बात है यहाँ जिंक या सल्फर, तो ZNS पूछा जाए कि ZNS कौन सा यौगिक है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वर्ग 12-16 यौगिक है। सिमिलरली पूछा जाए आपसे कि CDS, तो सीधा कहिएगा कि सर कैडमियम वर्ग 12 का है, सल्फर वर्ग 16 का है, तो ये CDS भी वर्ग 12-16 यौगिक है। इसी तरह से मैं पूछूं कि CDSE, तो स्वाभाविक बात है कैडमियम वर्ग 12 और Sc सेलेनियम वर्ग 16 का यौगिक है। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं HgTe, बोलिए मरकरी, टेल्यूरियम। तो ये अब उम्मीद करता हूं मैं कि वर्ग 12-16 यौगिकों को आप आराम से रीड कर जाएंगे, पहचान जाएंगे। सिमिलरली यदि हम वर्ग 13-15 की बात करते हैं, वर्ग 13 में आता है बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और
वर्ग 15 में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन्हें भी मिलाकर के हम लोग वर्ग 13-15 यौगिक का निर्माण करेंगे। और वर्ग 13-15 यौगिक क्या होगा भाई? तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ से एक उठाइए, उधर से एक उठाइए और आराम से एग्जाम्पल बोल दीजिए। लीजिए सर, एग्जाम्पल हो गया है, यहाँ एल है, यहाँ पी है, तो ये हो गया एल्युमिनियम फॉस्फाइड। फिर इसी तरीके से यहाँ पे है जी ए, यहाँ से एस, उठाइए बोल दीजिए, कुछ नहीं है, एकदम आराम से, यहाँ से उठाइए आई एन, यहाँ से एस भी, आराम से एग्जाम्पल बोल दीजिए। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि निम्न में से कौन वर्ग 12-16 यौगिक है, निम्न में से कौन वर्ग 13-15 यौगिक है। तो उसकी सहायता से आप आसानी से रीड कर जाएंगे कि जी हाँ, कौन सा जो वर्ग 12-16 है, कौन वर्ग 13-15 है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि विद्युतीय गुण में अब कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी। यदि होती है तो आप कमेंट्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।